नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आरपीएससी ने सेकंड गेट का सिलेबस जारी कर दिया गया है। और अगर हम बात करें हिंदी के सिलेबस की, तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अब रणनीति हमें बदलने की आवश्यकता है। और जो वेटेज था 9वीं से 12वीं किताबों का, उसे हटाने के पश्चात अब व्याकरण और साहित्य पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। पहला जो खंड है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का, इस खंड में व्याकरण से संबंधित काफ़ी टॉपिक्स हैं, जिनमें वर्ण व्यवस्था, स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण, इसमें तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द है, ये स्रोतों के आधार पर है। और दूसरा है शब्द वर्गीकरण व्याकरण आधारित, जिसमें विकारी और अविकारी शब्दों का परिचय, उनके भेद और उपभेद के बारे में पढ़ना है। व्याकरणिक कोटियाँ, यह सीधे तौर पर टॉपिक नया जोड़ा गया है। लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य, इनसे संबंधित। और शब्द ज्ञान में शब्द रचना में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य रचना में वाक्य का स्वरूप, पदक्रम, अंग, भेद व उपभेद। इसके अतिरिक्त शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का परिचय, यह भी नया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न पहले खंड में आने हैं। इनके लिए हमें किन पुस्तकों का अध्ययन करना है, इस बारे में मैं बताने वाला हूं। और एक विशेष बात हमें यह ध्यान देनी है कि इसी खंड में पहले कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकें शामिल थी। कुल मिलाकर वह 13 पुस्तकें थी और 13 पुस्तकों का वेटेज कम कर दिया गया है। इसका सीधा अभिप्राय है कि इस खंड का जो वेटेज जो पहले था, वह अब सीधे तौर पर व्याकरण पर पढ़ने वाला है। तो व्याकरण पर इस बार ज़्यादा भार पड़ेगा और आपको और डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। अगर ये कहें कि हमें 1, 2, 3 या कहें कि अधिक पुस्तकों की भी आवश्यकता पढ़ने की पड़े, तो भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास समय है और परीक्षाएं लगभग अक्टूबर के इर्द गिर्द होगी। तो अभी काफ़ी समय है, तो हम उनको अच्छी तरह से इस पोर्शन को पुस्तकों के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए एक पुस्तक का सुझाव करूंगा। वो बहुचर्चित है और व्याकरण के लिए हर कंपटीशन के एग्जाम्स में बहुत महत्व रखती है। और वह पुस्तक है जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूर्व के सत्रों में चलाई थी, डॉक्टर सोहनदान जी चारण की, जिसका नाम है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। इसके अतिरिक्त दूसरी पुस्तक है जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी जी द्वारा लिखी हुई है, सामान्य हिंदी व्याकरण। उस पुस्तक का अध्ययन इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि वह एक मानक पुस्तक है और एक ऑथेंटिक सोर्स है हमारे लिए, और जिसे हम प्रमाण स्वरूप बाद में आरपीएससी के सम्मुख भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी पुस्तक है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा वर्तमान में कक्षा 9 से 12 के लिए चलाई जा रही है, हिंदी व्याकरण एवं प्रबोध। उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको राघव प्रकाश जी की पुस्तक, एक मानस प्रकाशन की सुभाष यादव जी की पुस्तक, और इससे भी महत्वपूर्ण पुस्तक है भाटिया आश्रम, जो कि सूरतगढ़ में संचालित होता है। वहाँ के गुरुदेव शिक्षक गिरवर सिंह जी शेखावत द्वारा एक पुस्तक है सरल हिंदी व्याकरण एवं रचना मंजरी। यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं की दृष्टि से इसे लिखा गया है, और परीक्षाओं के स्तर को देखते हुए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आरएस के स्तर को देखते हुए इस पुस्तक का निर्माण किया गया है।
तो ये तकरीबन मैंने 5-6 पुस्तकों के नाम लिए हैं। आप इनमें से कुछ पुस्तकें चुन करके पढ़ सकते हैं, और इनमें जो प्रथम 3 पुस्तकें थी वो प्रामाणिक कहें या ऑथेंटिक पुस्तकें थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा लिखी गई थी। तो उन तीनों पुस्तकों का, जिनमें डॉक्टर सोनदान चारण जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी जी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्तमान कक्षा 9 से 12 की व्याकरण की पुस्तक, इन्हें आप अवश्य पढ़ें। इसके अतिरिक्त जो 3 पुस्तकें बताई है, राघव प्रकाश जी, सुभाष यादव जी और गिरवर सिंह जी शेखावत, इसे आप अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं। आपको जो उचित लगे, जो अच्छा लगे, आप उसे उनमें से किसी एक पुस्तक का चुनाव करके जरूर पढ़ें। यह बात थी खंड 1 की। और खंड 1 के लिए विशेष यही बात है कि इसमें 2 टॉपिक ही नए जोड़े गए हैं, व्याकरणिक कोटियां और विराम चिन्हों का परिचय। जबकि अंक भार, पिछली बार इसका अंक भार 180 था, चूंकि अब हटा दिया गया है, अंक भार इस बार सिलेबस में नहीं दिया है। इसलिए यदि पहले खंड के अनुसार यदि हम चलते हैं तो बहुत ज़्यादा पोर्शन है। इस बार व्याकरण के बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है और बहुत अच्छी तरह से व्याकरण के टॉपिकों को क्लियर करना है। अब हम बात करते हैं खंड 2 की। खंड 2 में स्नातक स्तर का कोर्स है, और इस कोर्स के अंतर्गत शब्द शक्तियाँ अब शब्दों में बांट रखा है इसे। पहले शब्द शक्तियाँ, उसके भेद और उदाहरण है। उसके बाद में काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, जिसमें काव्य दोष के अंतर्गत ये 6 काव्य दोष है। अलंकार में भी चुनिंदा अलंकार है, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास व मानवीकरण। और छंद में भी द्रुत, विलंबित, हरि, गीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा व चौपाई चुनिंदा छंद है। रस में रस का स्वरूप, रस के अवयव और रस के भेद, ये हमें पढ़ने हैं। इसके लिए जो पुस्तक मैं आपके लिए सुझाव दे रहा हूं, वह पुस्तक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पुस्तक है, काव्यांग परिचय, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी जी द्वारा लिखित है। इसके अतिरिक्त आप अलंकार पारिजात नरोत्तम स्वामी जी की भी पढ़िए। और यदि आपको लगता है और हमारे टॉपिक और अच्छी तरह से क्लियर करने हैं, या फिर यह पर्याप्त सामग्री नहीं है, तो आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की डॉक्टर विवेक शंकर जी की एक पुस्तक है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये तीनों ही पुस्तकें जो आपको बताइए, तीनों ही प्रामाणिक पुस्तकें हैं। आपको इन तीनों का अध्ययन करना चाहिए। कम से कम प्रथम 2 पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसमें अधिकांश जो उदाहरण इत्यादि हैं उनका आपको संकलन इधर उधर से कर लेना है, और जो इसकी थ्योरी है वो आपको इन सभी पुस्तकों में लगभग एक समान मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं खंड 2 में ब भाग की, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। इस बार इतिहास का पोर्शन पिछली बार एक पंक्ति में इसे निपटा दिया गया था, जबकि इस बार विस्तार से इसे बताया गया है। इसमें नामकरण, काल विभाजन और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन तीनों की काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। इसके अतिरिक्त आधुनिक काल पर इस बार थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है। पद्य का विकास, इसमें भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता, ये पद्य के अंतर्गत। और आधुनिक काल में गद्य के विकास में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण, इन 5 विधाओं पर ज़्यादा हमें ध्यान देना है। तो हमारा सिलेबस अच्छी तरह से तैयार हो, इसके लिए हमें जो मूल प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार ग्रंथ है वह, उसे हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में हमें देखने को मिलते हैं, और हर परीक्षा में उस पुस्तक से प्रश्न अवश्य आते हैं। इसके अतिरिक्त हमें हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल है, उसका अध्ययन करना चाहिए। और तीसरी पुस्तक के रूप में हमें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का,
इनका अध्ययन करना चाहिए। इन तीनों का अध्ययन करने से हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग पूरी तरह से और पूरा और अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। यदि आपको ये पुस्तकें अधिक लग रही हैं तो आप इसे क्रमानुसार पढ़ें। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाद में नगेंद्र पढ़ें। फिर यदि आपके पास समय रहता है तो आप बच्चन सिंह पढ़ें, नहीं तो आपके लिए 2 पुस्तकें ही, सिलेक्शन करवाने के लिए 2 पुस्तकें भी पर्याप्त हैं। तो इन तीनों पुस्तकों के अतिरिक्त आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। 3 पुस्तकें हैं इसके लिए। मैं बार बार विद्यार्थियों से कहता हूं कि आप सेलेक्टिव मैटर पढ़िए, बहुत सारा कलेक्शन नहीं करें और सेलेक्टिव मैटर ही पढ़ें, जिससे आपकी जो सिलेक्शन की गारंटी है वो और बढ़ती रहे। फिर हम बात करते हैं खंड 2 में सभाग की। सभाग के अंतर्गत हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय और देवनागरी लिपि, ये आता है इसके अंदर। इसके लिए मैं एक पुस्तक का सुझाव दूंगा और वो है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी, और पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा उद्भव विकास एवं मानक रूप। प्रामाणिक पुस्तक है, ऑथेंटिक पुस्तक है। प्रमाण स्वरूप हम आरपीसी को यह देंगे तो आरपीसी को इस पुस्तक की जो सामग्री है वह माननी पड़ेगी। इसलिए आप इस पुस्तक का खंड 2 के अंतर्गत स के लिए अवश्य अध्ययन करें। फिर हम बात करते हैं खंड 2 में भाग द की। भाग द का जो पोर्शन है इसमें इस बार कुछ बदलाव हुआ है। इसमें सबसे पहले तो मैं बदलाव के बारे में बात कर लूं। यहाँ पर जो कहानियां हैं तीनों, पूस की रात, पटाक्षेप नहीं होगा और उजाले के मुसाहिब, तीनों कहानियां नहीं आई है। इसके अतिरिक्त कामायनी का श्रद्धा सर्ग नया आया है। अब हमें इसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पहले जो मूल पुस्तकें हमें बाजार में मिल जाती है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस का जो बाल कांड है वो हमें गीता प्रेस गोरखपुर का खरीद लेना है, बहुत अच्छी तरह से वहां पर समझाया गया है। इसके अलावा हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 है, जिसमें हमारे उत्साह, श्रद्धा और भक्ति और लोभ और प्रीति 3 निबंध शामिल है। तो यह मूल पुस्तक बाजार में हमें मिल जाएगी। मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, यह भी हमें मिल जाएगा, और यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका, ये तीनों ही पुस्तकें हमें बाजार में मिल जाएगी। और एक पुस्तक यह है बालकांड, चारों पुस्तकें हमें बाजार में मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो चारों कहानियां हैं यह आपको बाजार में भी मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन भी, आपको नेट पे सर्च करने पर भी ये कहानियां मिल जाएगी। इनका आप मूल पुस्तकों से अध्ययन करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो पद्य का जो मैटर है, भाग है, जिसका सरलार्थ दिया हुआ होता है, और वो भाग यहाँ तक है। कबीर की ग्रंथावली और सूरदास, मीराबाई, बिहारी रत्नाकर, सूर्यमल मिशन, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद, ये भाग आप कोई भी एक गाइड खरीद लें, परिष्कार गाइड खरीदें या कोई और गाइड खरीदें, आपकी अपनी पसंद है, लेकिन इसके लिए एक गाइड खरीद लें ताकि हम इनके जो सरलार्थ को अच्छी तरह से समझ सकें। गाइड ऐसी हो जिसमें सरल भाषा में इनका सरलार्थ दिया हुआ हो और स्तर अच्छा हो गाइड का, ऐसी गाइड हमें खरीदनी है। इसके अलावा इस बार जो नया पोर्शन जोड़ा गया है वहां से तीनों कहानियां और श्रद्धा सर्ग, यहां से प्रश्न अवश्य आएगा, तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। हालांकि पूरा पोर्शन ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको अच्छी तरह से हमें पढ़ना है और यहां से प्रश्न अवश्य आएगा। इन चारों ही भागों से, या कहें कि चारों ही ये जो टॉपिक नए हैं वहां से प्रश्न अवश्य आएगा। तो हमें अपने जो अध्ययन के स्तर को है वो और बढ़ाना है और हमारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करना है और तैयारी को एक श्रेष्ठ तैयारी के रूप में, श्रेष्ठ प्रतियोगी के रूप में हमें प्रस्तुत होना है परीक्षा के लिए। अब हम बात करते हैं खंड 3 की। खंड 3 में हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां हैं।
और इसमें अ और आ दो भाग हैं। इन दोनों के लिए आप बाजार से कोई भी एक गाइड खरीद सकते हैं। ऑथेंटिक पुस्तकें बहुत विस्तार से दे रखी होती हैं और जो टॉपिक्स हमारे कोर्स में हैं वो टॉपिक्स अलग अलग एक ही पुस्तक में नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग पुस्तकों में बटे हुए हैं। तो मेरी सलाह है कि आप किसी एक गाइड का चयन कर लें और वहाँ से इन हिंदी शिक्षण विधियों को पढ़ें। हो सकता है जो आप स्नातक स्तर की गाइड ले रहे हैं उसके अंदर ही शिक्षण विधियाँ दी हुई हो। तो ये था तीनों खंडों का हमने विश्लेषण किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कोर्स बदल गया है और यदि पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो खंड 1 यानी कि व्याकरण है वो 180 अंक का है और स्नातक स्तर का जो है भाग है वह सिर्फ 80 अंक का है और हिंदी की शिक्षण विधियां हैं वह 40 अंक की हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार जो पुस्तकें 9 से 12 हटा दी है तो वहाँ पर या तो आपको व्याकरण के सवाल अधिक मिलेंगे या फिर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जिसे इस बार विस्तार दिया गया है उसके सवाल अधिक मिलेंगे। तो हमें इस बार हिंदी साहित्य के इतिहास को और व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से गहराई में जाकर पढ़ना होगा, तभी हमारा जो प्रयास है वो सफल होगा। मैं आपको इस प्रयास के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं आपको जो मैंने मैटर बताया है वो आपकी सफलता की सीढ़ी साबित होगा। मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। जय हिंद, जय भारत।